नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाओस की यात्रा पे हैं और आसियान शिखर सम्मेलन वहां पे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से आसियान इंडिया समिट में कल शिरकत की। तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर आसियान देशों के साथ में संबंधों को आगे बढ़ाने पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और भारत का पक्ष भी रखा है। तो आज ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। इस बीच लगातार द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी जारी है। हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार आप तक प्रधानमंत्री के इस दौरे की पल पल की खबर लेकर आ रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं खास मेहमानों से, और हमारे सहयोगी संवाददाता भी लगातार मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट भेजने के लिए। इस विशेष कार्यक्रम में इस वक्त मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकुल। शुक्रिया आर्येंद्र। और खासतौर से आज की अगर बात की जाए ईस्ट एशिया समिट की, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आसियान और भारत के साथ किस तरीके से लगातार जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। और कल के वक्तव्य में भी हमने देखा जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो वहाँ पे जिन बिंदुओं को रेखांकित किया है और उसके बाद जो संयुक्त वक्तव्य आया उसमें भी भारत की जो सराहना की गई और खासतौर से DPI की बात की जाए, फिनटेक की बात की जाए, तो ये अब ऐसे क्षेत्र उभरते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पर पूरा विश्व जो और खासतौर से आसियान जो है वो तो उम्मीद भरी नज़र से देख ही रहा है। और आज की जब हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को लेकर, इसमें भी माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर चर्चा की जाएगी। फिर चाहे जलवायु परिवर्तन की बात की जाए या खासतौर से जब नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करते हैं, साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का रूप भी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर जब जैसा कि आर्येंद्र आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय लाओस यात्रा के अंतिम दिन आज 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा वो लेंगे। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के लिए एक प्रमुख मंच माना जाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 साझेदार शामिल हैं। इसके अलावा PM मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सोनिकसाय सिफोन और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोगटन शिरावात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। PM मोदी लाओस के राष्ट्रपति थोंगलॉन सिसोलिथ के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो मुकुल, जिस ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री आज शिरकत करेंगे, हम सब जानते हैं कि उसमें 10 आसियान देश हैं, उसके अलावा भारत समेत 8 और देश भी हैं। तो कुल मिला के ये 18 देशों का मंच है और बहुत बड़ा एक ग्रुप बनता है। और खासतौर से इसकी कोशिश है इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर सहयोग को आगे बढ़ाना, शांति, स्थिरता, सुरक्षा को स्थापित करना, साथ ही साथ समृद्धता के लिए यानी कि ग्लोबल गुड के लिए मिलकर काम करना। अब बात कर लेते हैं कल के दिन के भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था कल का दिन प्रधानमंत्री के दौरे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस यात्रा के पहले दिन यानी कल 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन केंद्रित दृष्टिकोण विकास आधारित साझेदारी का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। साथ ही विश्वविद्यालयों के नेटवर्क लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए भी मिलकर काम किया गया है। लाओस की 2 दिन की यात्रा पर वियंगचान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों में नई ऊर्जा, दिशा और गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है और भारत ने 7 आसियान देशों के सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। जल्दी ही ब्रुनई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। PM ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है, यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है। और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता
और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुआंग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में लाओ रामायण फ्रालाक फ्रालाम का अवलोकन किया। लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। ये महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। दोनों देश अपनी साझा विरासत को संवारने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लाओस में वाटफू मंदिर और संबंधित स्मारकों के जीर्णोद्धार में शामिल है। रामायण देखने से पहले प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वियंगचान स्थित अपने होटल पहुंचे तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अभिभूत लोगों ने उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया। बहुत मजा आया। हमारा सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के लाओ लोगों ने मोदी जी का स्वागत किया हिंदी में बोल के। यहाँ लोगों की उनसे मिलने की चाहत तो देखी ही गई, साथ ही असम के बिहू के रंग की अलग ही छटा देखने को मिली। Very happy to perform. So it was not so tough and a little bit tough, but because of Modi, we can do anything and anytime. You know, it was so happy moment for us. Also for the team, they're very happy to perform in front of. And when Modi ji said like once more, it's like I got the world, you know. लाओस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम ने अपने समकक्ष नेताओं के साथ क्षेत्रीय, वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्र और मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री का 2 दिन का महत्वपूर्ण दौरा और कल के दिन की आपने तमाम सुर्खियां देखी, जहां पे आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत की बात प्रमुखता से, मुखरता से रखी और कैसे शांतिप्रिय देश के नाते देश में आसपास के इलाकों में स्थिरता, सुरक्षा की बात भारत करता है, तो साथ ही साथ विकास पे कैसे आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कल के संदेश में सीधे तौर पर विरासत भी, विकास भी दिखाई पड़ा है। बिल्कुल, इसकी जो बानगी है सीधे तौर पे झलकती है कि आखिर क्यों कहा जाता है विकास और विरासत को एक साथ लेकर हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं। और अब से पहले भी आसियान देशों के साथ जिस तरह के संबंध रहे हैं, पहले हम देखते थे सिर्फ आर्थिक तौर पर जो संबंध है उनकी बात कही जाती थी, लेकिन अब हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जो संबंध हैं और वो बेहतर हो सकते हैं। और खासतौर से जब हम बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट को लेकर भी, इसमें और क्या कुछ खास होगा, इस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके लिए 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ GNU से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु दयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
बिल्कुल, तो हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि कल के आसियान के मंच से भारत की जो एक बात थी वो स्पष्ट तौर से सामने आई है। क्या एक बड़ा संदेश आप देखते हैं तब, जबकि एक वैश्विक मंच पे एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपना संदेश देते, क्योंकि शांति प्रिय देश भारत है, शांति स्थिरता चाहता है, विकास चाहता है और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा धन्यवाद आप कि आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो लाओस की यात्रा है, ये दर्शाती है कि हम इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पे कितना जोर दे रहे हैं, और जो आसियान देश हैं वो हमारे लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और होते जा रहे हैं जी। तो जो हमारे ये पार्टनर्स हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और आसियान के जो देश हैं, इनके साथ हम किस तरह से अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है इस बात पे जोर देता है। देखिए, भारत जो हमेशा से चाहता रहा है कि उसके जो ये पार्टनर्स हैं आसियान कंट्रीज के, उनके साथ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारा कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेशन। तो ये जो प्रधानमंत्री जी कल उन्होंने आसियान इंडिया समिट में भाग लिया और आज वो ईस्ट एशिया समिट को एड्रेस करेंगे जी, तो वो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी जो हमारे सागर डॉक्ट्रिन का पे जोर हम देते आए हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उससे किस तरह से ये उनका जो दौरा है लाओस का जोड़ा है, और किस तरह से वो अपने जो मित्र देश हैं इनके साथ वो कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ और किस तरीके से हम मान सकते हैं कि सामंजस्य जो है बेहतर हो सकता है। और ख़ासतौर से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे प्रभुदयाल जी ने जिक्र किया कि जो खासतौर से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, लेकिन अब से पहले भी इस तरह की नीतियाँ बनती थी लेकिन उतनी कारगर नज़र नहीं आती थी। लुक ईस्ट पॉलिसी थी लेकिन उसकी जो कारगर जब हम बात करते हैं उतनी शायद वो नज़र नहीं आई, और सिर्फ हम अभी बात कर रहे थे कैसे व्यापारिक रिश्ते जो हैं वहीं तक सीमित रह जाते थे। लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर जब हम खास तौर से बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसका विस्तार हो रहा है और जो उद्देश्य है इसके पीछे वो क्या? इस बार आप देखें कि अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी, तो एक तरह से रीअसेसमेंट करने का एक अच्छा अवसर है। और आपने जैसे कहा कि 90 के दशक से लगातार भारत का रुझान इन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से मिलकर विकास करने का हुआ था, पर उसमें लगातार और ख़ासकर पिछले दशक में तेज़ी आई है। जाहिर है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारत का अपना जो आर्थिक उत्थान एक तरह से हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और आज जो वृद्धि दर लगभग 8% का भारत का है, वो भारत को और भी आकर्षक साझेदार बनाता है इन सब देशों के लिए जी। और आपने जिक्र किया कि किस तरह से विकास को विरासत से जोड़ने की आज कोशिश है। वो इसलिए कि यदि विकास को लगातार बहुत दूर तक आगे ले जाना है तो केवल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं हो सकती, आपकी बहुत ही ऑर्गेनिक एक तरह से साझेदारी बननी चाहिए, जिससे आपके लोगों में, आपकी संस्कृति में, आपके इतिहास में जो जुड़ाव रहा है जी, उसको भी सामने रखना होगा। और वो लगातार कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक जो संबंध इन सब देशों से हैं, जो धरोहर हम साझी देखते हैं इन देशों के साथ अपनी, उसको सामने लाकर यदि फिर विकास को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या सुरक्षा को मुहैया कराना चाहते हैं दोनों तरफ के देशों को, तो उसमें फिर मुझे लगता है साझेदारी और भी अच्छी होती है और दूर तक जाने की उम्मीद बनती है। और वो रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहा है, और जाहिर है कि जैसे विश्व मान रहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है, तो जो अपेक्षाएं हैं दूसरे देशों की भारत से, जब भारत के नागरिकों की जो अपेक्षाएं अपने ही नेतृत्व से होती हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि जो साझेदारी का रवैया है, तालमेल है, उसमें जो गर्मजोशी नज़र आती है दोनों तरफ से, वो बिल्कुल अलग नज़र आती है आज।
और उससे उम्मीद बनती है कि भारत की साझेदारी इन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो एक बड़े हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है, वो अपना बड़ा क्षेत्र अपने आप में ही एक विश्व का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि वो पूरे इस हिंद प्रशांत या एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही आर्थिक उत्थान हुआ है सभी देशों का, और उससे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाया गया है। तो वो अलग अलग तरह की, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या तकनीक को लेकर हो, साझेदारी केवल दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ तो है ही, पर उसके साथ साथ बड़े क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत की साझेदारी बढ़ती हुई नज़र आती है। तो हम एक्ट ईस्ट के साथ साथ एक्ट फार ईस्ट की भी आज बात करते हैं जी। तो भारत का जो बढ़ती हुई एक तरह से बदलती हुई तस्वीर है, छवि है, उसी का ये तालमेल हम देखते हैं इन दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में। और जल्द से आखिरी बात ये कि आज लाओस में वियनशियन में जो सम्मेलन हो रहा है, भारत और आसियान के शिखर सम्मेलनों की शुरुआत यहीं से हुई थी 2001 में। तो एक तरह से वो भी एक बड़ा अच्छा अवसर है कि आज फिर से भारत और आसियान की कल जो शिखर सम्मेलन हुआ वो फिर से वियनशियन में हुआ, लाओस में हुआ जी, उसी से लगातार भारत जोड़ता रहा इन सब देशों से। एक तरीके से उसके भी जो आप जिक्र कर रहे हैं, लगभग 2 दशक से ज़्यादा का सफ़र एक तरीके से कहा जा सकता है। आप दोनों मेहमानों से ये खास बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाओस में है और वहां पर आज वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अपने आप में एक ऐसा मंच जहां पे 10 आसियान देश हैं, इसके अलावा 8 अन्य देश हैं जिसमें भारत भी है। तो अपने आप में 18 देशों का ये महत्वपूर्ण मंच। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री की वहाँ मौजूदगी होगी और उन प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम लगातार मेहमानों से बात कर रहे हैं कि कल आसियान शिखर सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने किन बातों को रखा है और अभी यहाँ मौजूदा हालात में भारत की स्थिति को लेकर कैसे दुनिया इस वक्त भारत को आगे देख रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, इसके अलावा पूर्व एम्बेसडर हमारे साथ प्रभुदयाल जी भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जब आसियान के साथ में अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो एक बहुत मौजूदा एक पहलू है, वो है FTA का नेगोशिएशन और ख़ासतौर से उसका रिव्यू प्रोसेस जो अगले साल मार्च तक कंप्लीट करने का एक टारगेट रखा गया है। क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है वो भारत के हक में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि FTA भले ही हुआ लेकिन भारत को उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, इसलिए उसको रीनिगोशिएट करने के लिए प्रोसेस चल रहा है। हम सब जानते हैं इस बात को लेकर। आपको लगता है कि कल के ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी इस बात का जिक्र हुआ है और अब जो एक डेडलाइन रखी गई है, क्या एक व्यवहारिक तरीके से ज़मीन पर उस प्रकार के बदलाव को हम देख पाएंगे और हाँ तो उसमें क्या बड़ी गुंजाइशें दिखाई पड़ रही हैं आपको? देखिए, पहले तो मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूंगा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि ये आसियान देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं ये हम इसको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं मानते, बल्कि हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे देखते हैं। तो इस संदर्भ में जिन भी मसलों पर कुछ रुकावटें हैं वो हम दोनों साइड्स
उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये समझा जा रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए जो थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं उनको हटाना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए एफटीए कोई बहुत आसान एग्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे आसियान के 10 देश इसमें इन्वॉल्व, उनकी अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि दोनों तरफ से जो ये प्रयत्न किए जा रहे हैं ये बड़ी सीरियसली किए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य है कि एक बेहतरीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हो अगले साल, जैसे वो टारगेट रखा गया, और हम दोनों साइड्स का इसमें बहुत फायदा हो। और ट्रेड जो है, जैसा आपने कहा, भारत को उससे ज्यादा फायदा अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट उतने नहीं है जितने इम्पोर्ट्स हैं यहाँ से। तो अगर ये अच्छा एफटीए साइन हो जाता है तो हमें इससे काफी लाभ हो सकता है, और साथ ही साथ आसियान देशों का तो लाभ होगा ही। दोस्तों स्वर्ण सिंह जी, यही सवाल मैं आप तक भी लाना चाहता हूं कि एफटीए नेगोशिएशंस को लेके जो बातचीत चल रही है उसमें किस प्रकार की व्यवहारिक जरूरतों बदलाव को आप देखते हैं और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं मार्च 2025 तक? देखिए, जब एफटीए पहले बना था भारत और आसियान का, तब दोनों के रिश्ते बहुत अलग तरह के थे, केवल व्यापार तक सीमित थे। आज भारत के रिश्ते जो हैं वो व्यापार तक सीमित नहीं है, निवेश भी है उसमें सामरिक साझेदारी है, रक्षा को लेकर साझेदारी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बहुत अच्छी सोच है वो साझा करते रहते हैं दोनों तरफ से देश। तो आज जो रिश्ते हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसको हम देखते हैं। तो आज जो रिव्यू की बात है कि एफटीए का रिव्यू होने की ज़रूरत है, उसमें यही है कि आपकी सामरिक साझेदारी में और आपकी सांस्कृतिक साझेदारी को लेकर जो 10 बिंदु कल भाषण में आपने देखे, उनमें बहुत ठोस और सटीक जो प्रपोजल्स हैं वो सामने आते हैं कि क्या क्या भारत करना चाहता है। और उन सभी में बड़ी बात मुझे लगता है जो बदलाव लाने की ज़रूरत है वो ये कि आपने जैसे सुना कि अगले साल तक जो ट्रेड इन गुड्स की एग्रीमेंट है उसमें भी एक तरह से रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जो है वो सर्विसेज में बहुत सक्षम है और सर्विसेज में ये सब बाज़ार जो इन देशों के हैं वो खुलने चाहिए भारत के लिए। तो चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, जिसका अब रिव्यू की बात हो रही है कि उसको किस तरह से और कई क्षेत्रों में आयाम बनाए जाएं ताकि और भी अच्छा साझेदारी बने दोनों तरफ से, और उसके साथ साथ गुड्स के अलावा सर्विसेज में भी, और ख़ासकर जो हमारे कौशल है भारत के लोगों का उसको भी वहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें जो बदलाव 10 साल में आया है। हालांकि व्यापार जैसे आपने सुना कि दुगना हो गया, 130 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, पर उसके अलावा और कई क्षेत्रों में, खासकर तकनीक के क्षेत्रों में भारत साझेदारी बनाना चाहता है। जैसे आप सुनते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पूरा नया नैरेटिव भारत ने शुरू किया है कि जिसको चाहिए उसको मुफ्त में ये हम देने को तैयार हैं। इससे पहले अति आधुनिक तकनीक जो थी वो दूसरे देशों को देना ही नहीं चाहते थे, देश अपने बहुत अच्छे दोस्त देशों को देते थे या बहुत बड़ी कीमत पर देते थे। तो भारत का जो डीपीआईज हैं वो तो भारत कह रहा है कि जिस देश को चाहिए वो ले सकता है। तो ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है, जो नैरेटिव है वो अलग है आज। इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में आपने जो सवाल पूछा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और खासतौर से प्रभुदयाल जी, आज के समय में जैसा अभी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा कि अब जो भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फ्यूचर के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि हमने देखा जो हमारा कारोबार है, जो व्यापार होता था वो तो दोगुना हो गया एक दशक में, लेकिन इसके साथ साथ जो निवेश के अगर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि निवेश में भी लगातार इजाफा हम देख पा रहे हैं भारत और आसियान के बीच। भारत में जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है और उसी वजह से विकास को कहीं ना कहीं गति मिलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने कहा कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, तो भारत तो हमेशा से इस बात पे जोर देता आ रहा है कि हमारा विश्वास है वसुधैव कुटुंबकम में, और हम सब देशों को अपने परिवार जैसा मानते हैं। आसियान देशों के साथ तो देखिए हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत पुराने हैं, और किस तरह से फिर से इस नजदीकी को जागृत किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इन्वेस्टमेंट बढ़े, ट्रेड बढ़े, वो तो साथ साथ ठीक है ही,
लेकिन ओवरऑल पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बढ़ावा मिले। देखिए, इसी वजह से जो प्रधानमंत्री जी ने कल 10 पॉइंट बताए, उसमें से सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि 2025 आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म होगा, क्योंकि अगर दोनों साइड्स के लोग जो हैं एक दूसरे के देशों में जाएं तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट इससे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि विमेन साइंटिस्ट के लिए एक मीटिंग जरूरी है आसियान और इंडिया की। तो देखिए, विमेन को जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो शायद अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, और इसीलिए विमेन साइंटिस्ट के रोल पे जो प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल एम्फेसिस दी है, वो ये दर्शाते कि हम चाहते हैं कि विमेन का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़े। इसके अलावा देखिए, हमने बहुत सी स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया है नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इन सब से हमारी कोशिश ये है कि आसियान के लोग भारत के साथ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, और हमारे भी लोग आसियान कंट्रीज के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है गवर्नमेंट लेवल पे, उसको वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप में बढ़ावा मिल सके। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो जिसका जिक्र भी आपने किया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के मंच पे जब मौजूदगी होगी 10 आसियान देशों की, वहाँ भारत की मौजूदगी भी होगी, अमेरिका भी होगा, चीन भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। इन तमाम देशों की मौजूदगी इंडो पैसिफिक रीजन से लेकर साउथ चाइना सी तक के जो तमाम पहलू हैं जिनकी वजह से चीन के विस्तारवादी सोच से कई आसियान देश भी परेशान हैं। इस मसले को लेकर किस प्रकार से कोई बातचीत होगी, अगर होगी तो किस तरीके से वो किस दिशा में जाती नजर आएगी, और ये जो फ्री नेविगेशन का पूरा एक बड़ा एजेंडा बन गया है ग्लोबल गुड को ध्यान रखते हुए, उस पर हम क्या अपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं इस मंच पे? देखिए, जितने भी देश यहाँ 18 देशों की आपने जिक्र किया शामिल हैं ईस्ट एशिया समिट में, उनको सभी को कुछ हद तक ये चिंता कह सकते हैं कि है कि चीन का जिस तरह से उदय हुआ है और जिस तरह से चीन ने पिछले 2 दशकों में दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाया है, और लगातार पिछले 1 या 1.5 साल से फिलीपींस के साथ जिस तरह से तनाव बना हुआ है चीन का, ये विषय ज़रूर है कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से फॉर्मल एजेंडा में ना भी आए, पर वो उस पर बातचीत ज़रूर होगी, चाहे वो साइड लाइन्स पर हो, चाहे वो एजेंडा पर हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, बातचीत ज़रूर होगी उसको लेकर। उसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि पूरे विश्व का जो ध्यान है पिछले करीब 2 या 3 दशकों में, वो भूमि से हटकर सागर की ओर हुआ है। इसीलिए भारत का जो 2015 का सागर इनिशिएटिव प्रधानमंत्री का है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और कुछ हद तक जो दक्षिण पूर्व एशिया में इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जब भारत की नज़र से देखते हैं तो जाहिर है कि भारत तो सदियों से सागर से जुड़ा रहा है, चाहे वो चोला एम्पायर की बात करें, मराठा की बात करें, फिर वो जब यूरोपीय देश भारत आए तब की बात करें। तो अब जब पूरा विश्व ही भूमि से हटकर सागर की ओर ध्यान करने लगा है, और इसी के चलते आप देखें जो एशिया प्रशांत की बात थी वो हिंद प्रशांत पर बात बदल गई है। तो इन सब देशों का ध्यान इस पर ज़रूर केंद्रित रहेगा कि जैसे जैसे रुझान भूमि से, कॉन्टिनेंट से हटकर मैरीटाइम पर जाता है, तो उसमें चीन का इतना बड़ा जो उदय हुआ है पिछले 4 दशकों में, 20 ट्रिलियन इकॉनमी की तरह से बढ़कर सामने आया है, तो उसका जो दबदबा है, उसके तौर तरीके हैं, क्या वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य हैं मापदंड उनके तरीके से हैं, जब उनको नकारते हैं, जब उनको किसी तरह से चुनौती देते हैं। तो जाहिर है कि इन सब मुद्दों पर ईस्ट एशिया समिट में आज ज़रूर बात होगी। पहले भी कल भी बात हुई, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने जो जॉइंट दस्तावेज जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि भारत एक तो फिलीपींस के मुद्दे पर फिलीपींस की समर्थन करता है, और उसके अलावा ये भी कहा गया कि आसियान को जो चीन के साथ एक पहले से संधि हो चुकी है जिसको डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट इन साउथ चाइना सी की बात कहते हैं, उसको पूरी तरह से लागू होना चाहिए अच्छे से। और जो लगातार बातचीत चल रही है आसियान देशों की चीन से, 2002 में शुरू हुई थी ये बातचीत, पर 2017 से औपचारिक तौर से वो निगोशिएशंस हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी। तो उसको भी जल्दी से जल्दी तैयार किया जाना चाहिए। तो एक तरह से परोक्ष रूप से, कुछ हद तक सीधे तरह से भी कहा गया कि जो अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है,
उसके नज़रिए से कोड ऑफ कंडक्ट बना चाहिए साउथ चाइना सी में, ताकि दक्षिण पूर्व एशिया के जो आसियान देश हैं उनकी जो चिंताएं हैं चीन को लेकर वो उनको सुलझाया जा सके। तो एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से ये कल भी बात सामने आई है और जाहिर है कि आज भी आएगी। बिल्कुल। और मुकुल, हम ये भी जानते हैं कि जब हम आसियान के साथ में 8 अन्य देशों की बात करते हैं, उन 8 में से 4 वो देश है भारत समेत जो कि क्वाड का हिस्सा है, यानी कि क्वाड की मौजूदगी भी उस मंच पे है। जब ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन हो रहा होगा तो निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से, लेकिन बात इस पर संभावित निश्चित तौर से। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी इस खास पेशकश में लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से भारत आसियान के साथ जो संबंध हैं वो कैसे और ज़्यादा प्रगाढ़ होते नज़र आ रहे हैं। और ख़ासतौर से आज की अगर बात की जाए, यानी ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन जो होगा उसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी मेरीटाइम को लेकर, क्वाड में भी हमने देखा था किस तरीके से उस पर विस्तार से जो बात है वो की गई थी। और कैसे और अगर देखा जाए जो मेरीटाइम की जब हम बात करते हैं, सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले प्रभुदयाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि जो रेखांकित किया है प्रधानमंत्री जिन खास बिंदुओं को, ना सिर्फ उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसका तो जिक्र किया गया है, जो महिला वैज्ञानिक हैं उनका, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए भी उसमें बोला गया है कि एक नया ट्रैक जो है वो शुरू किया जाए। तो कहीं ना कहीं ध्यान में तमाम मुद्दों को रखा जा रहा है, सामाजिक स्तर पर देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते आए हैं किस तरीके से जो भारत का एक नज़रिया रहा है, जो नीति रही है वो सीधे तौर पर यही है कि हम मानवता कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है, और वही प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में साफ जाहिर किया। जैसे उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो $5 बिलियन अलग रखेगा डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस के लिए। जी, ये एक बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। फिर जैसा आपने खुद कहा कि हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ जो आपस में बातचीत हो उससे हेल्थ रेजिलियंस बढ़े। इन सब से ये दर्शाया जा रहा है कि अब आसियान कंट्रीज और भारत का जो ये कोऑपरेशन है ये कई लेवल्स पे होगा और मल्टी डायरेक्शनल होगा। वैसे भी देखिए, अभी चीन की बात हो रही थी तो भारत को एक बड़ा ऑल्टरनेटिव समझा जाने लगा है कोऑपरेशन के संदर्भ में। वहीं चीन को थोड़ा सस्पेशन से देखा जा रहा है। देखिए, एक तो चीन के कुछ आसियान कंट्रीज के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, जैसे फिलीपींस के साथ है, वियतनाम के साथ है, ब्रुनेई के साथ भी है। इसके अलावा चीन को अब ये लोग समझने लगे हैं कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपनाता है। लोन देता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सहायता करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो कर्जे में डुबो देता है। जैसे कई देश हमारे साउथ एशियन रीजन में, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब डेट में डूब गए हैं। तो आसियान कंट्रीज भी ये देखते हैं कि दूसरे रीजन में क्या हो रहा है, चाइना की पॉलिसी कैसी है, और वो खुद डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से अब सतर्क रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अल्टरनेटिव रूट्स ऑफ कोऑपरेशन भी सामने आए। और इस संदर्भ में भारत का अब जो रोल आसियान कंट्रीज देख रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, उसी वजह से काफ़ी अहम आरेंद्र ये जो भूमिका है भारत की, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सर, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक महत्वपूर्ण पहलू एक ये भी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सागर डॉक्ट्रिन का। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हुए बात की जाए तो अब हम
फोकस देख रहे हैं भारत का, जिसका शुरुआत में आपने जिक्र किया, वो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी है। भारत की इसमें महारत है, फिनटेक पर भी पीएम मोदी का बहुत जोर रहा, उसमें भी एक महारत है। तो क्या इंडिया अपनी सक्सेस स्टोरी से एक ग्लोबल गुड के लिहाज से, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तमाम देशों के साथ मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ पे एक बदले हुए परसेप्शन में सहयोगात्मक रवैया से जैसे आगे बढ़ रहा है, क्या वो एक भारत की और छवि को विस्तार दे रहा है, जहाँ पे हम अपना जो हमारी महारत है या जो हमारा क्षमताएं हैं उसके साथ में हर बात को हम साझा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है? स्वर्ण सिंह जी। आरेंद्र, आपने ये बदलते हुए रुख की बड़ी अच्छी बात की। इसमें 90 के दशक में जब रिश्ते शुरू हुए थे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ, तो उनको उस वक्त टाइगर इकोनॉमीज कहा जाता था और उम्मीद ये की जाती थी कि वो भारत के लिए क्या कर सकते हैं। आज बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भारत उनके लिए क्या कर सकता है, ये सोच सामने आती है। इसीलिए लगातार कल के भाषण में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 बिंदुओं पर बात की कि जो भारत करना चाहता है इन सब देशों के लिए, और उसी के चलते चलते ये भी कहा गया कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपने जो एक ग्लोबल साउथ का अभियान भारत ने शुरू किया है, 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं जी। इन देशों को भी वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा मानते हैं और उस नज़रिए से भी अपने जो आपस में साझेदारी है, भागीदारी है, रिश्ते हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसी नए परिप्रेक्ष्य में ये DPIs का जिक्र होता है कि भारत आज सर्विसेज सेक्टर में और ख़ासकर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, जैसे हम भारत एक उदाहरण बन चुका है विश्व में, इतने बड़ी संख्या में भारत में लोग ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें कि जब सर्वव्यापी महामारी हुई तब भी इस तरह के साइबर स्पेस पर हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए और बिलियन से ज़्यादा लोगों को हमने इनैकुलेट किया और समय समय पर उनको सहायता पहुंचाई, पूरे विश्व में सहायता पहुंचाई। तो उस नज़रिए से स्वास्थ्य में भी भारत का एक तरह से जो गुणवत्ता है, जो छवि है, उसमें पूरा बदलाव आया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत किस तरह से कुछ सहायता कर सकता है इन सब देशों की, और तालमेल बराबर की तरह से बनता हुआ नजर आता है कि वो देश भी भारत में कुछ सहायता दे सकते हैं जी। और भारत भी उन देशों में बहुत तरह की सहायता दे सकता है, चाहे वो पर्यटन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो। अलग अलग तरह से भारत क्या कर सकता है, आज रवैया जो बदला है उसमें यही बात आपको नजर आती है। जी बिल्कुल, और खासतौर से प्रभुदयाल जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सिर्फ प्रधानमंत्री का एक जो विज़न है विकसित भारत को लेकर, उसमें तो 4 स्तंभ नज़र आते हैं, लेकिन इन स्तंभों को और कैसे मजबूती देनी है वैश्विक पटल पर भी, क्योंकि भारत में जहां सबसे ज़्यादा जो युवा कार्यबल है वो हमें नज़र आता है। और ऐसे में जब आज के समय में हम तकनीक की बात करते हैं या साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि DPI के साथ साथ ये तमाम जो तकनीक है बिल्कुल परस्पर आगे बढ़ रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी, और ये ऐसी सेंचुरी है जब इंडिया और आसियान देश साथ कोऑपरेट करेंगे। देखिए, उन्होंने इस बात को ये जाहिर किया कि किस तरह से दुनिया भर में लड़ाई छिड़ी हुई है, जैसे रशिया यूक्रेन में है, मिडिल ईस्ट में चल रही, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में कैसे हमारे जो रीजन है, इंडिया आसियान रीजन, इनके बीच कोई ऐसे टेरिटोरियल इश्यूज नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और सिर्फ एक कोऑपरेशन का ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि देखिए, हम जो दोनों साइड हैं ये ग्लोबल साउथ के मेंबर्स हैं, और इस तरह से जो ये ग्लोबल साउथ की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में इम्पोर्टेंट बढ़े, इसमें हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो नेशनल इंटेग्रिटी तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देके रीजनल सिक्योरिटी पर भी जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा ऑलराउंड कोऑपरेशन है और इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो लाओस की विजिट है इसी बात को दर्शाता है। बिल्कुल, और वो साफ तौर से इंगित भी होता नजर आ रहा है। और इंतजार इस बात का है कि ईस्ट एशिया समिट के मंच पे प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं और इस पूरे मंच से क्या एक बड़ा संदेश निकल के आता है सहयोग और आपसी जो संवाद है उसको आगे बढ़ाने को लेकर। हमारी ये चर्चा खास मेहमानों से जारी रहेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाओस के दौरे पे हैं, जहां पे आज वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। कल भारत आसियान शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत की बात को रखा है और लगातार द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखा है। और हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा पे तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में पूर्व राजनयिक हमारे साथ में मौजूद हैं प्रभुदयाल जी। इसके अलावा प्रोफेसर शरण सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर सिंह जी, इस बात को अगर समझना चाहें कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से बात कर रहे थे, भारत का आसियान देशों के साथ में हमने देखा कि नेवल एक्सरसाइज किस तरीके से बढ़ती नजर आई है। भारत का रक्षा सहयोग, मतलब एक तरीके से भारत के रक्षा उत्पाद जो हम आसियान देशों या कहा जाए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों तक अपने तरीके से उसका विस्तार कर रहे हैं, तो ये भी हमारी एक बढ़ती समझ को दिखाता है। आपको लगता है कि नेवल एक्सरसाइज हो या फिर रक्षा सुरक्षा के मामले में सहयोग का बढ़ावा हो, ये भी दिखाता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बीते 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है ज़मीन पे, आपसी सहयोग में, आपसी समझ में? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जब लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में सोच बदली है, तो सामरिक नज़रिए से साझेदारी बनी है, रक्षा सुरक्षा को लेकर साझेदारी बनी है। और उसमें पिछले साल से जो नेवल एक्सरसाइजेज आसियान के साथ शुरू हुई हैं, वो ये हमें सामने लाती हैं कि पूरा आसियान एकजुट होकर भारत से इस तरह की जो साझेदारी बनाना चाहता है। मैं ये भी कह दूंगा कि 90 के दशक से ही जब चीन का उदय शुरू हुआ, तभी से पूरा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का ये लगातार रुझान रहा था कि वो एक तरह से संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को भी सामरिक नज़रिए से अपने साथ जोड़ें, पर शायद उस वक्त भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। आज भारत पूरी तरह से एक तरह से तैयार है, चाहे वो सवांग जो इंडोनेशिया की बंदरगाह है उसकी बात करें, छांगी जो सिंगापुर में उस बंदरगाह की बात करें, भारत का जो एक्सेस है, भारत का जो वहाँ तालमेल है इन सब बंदरगाहों से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ, वो बिल्कुल नया है और अलग तरह से है। तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के नज़रिए से भारत के प्रधानमंत्री आप देखें 2 साल पहले सुरक्षा परिषद में भी, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में भी एक भाषण दे चुके हैं। उस अगस्त के महीने में भारत अध्यक्षता कर रहा था सुरक्षा परिषद की जी। तो उस वक्त भी भाषण में पूरा ध्यान जो भारत का था वो इसी पर केंद्रित था कि विश्व में किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी पर ध्यान रुझान होना चाहिए, क्योंकि पूरा व्यापार जो है वो सारा व्यापार समुद्र से होता है जी। और वहाँ से चाहे वो पर्यावरण को लेकर चिंताएं हो, चाहे वो आतंक को लेकर चिंताएं हो, पायरेसी को लेकर चिंताएं हो, उन सब की जो नई चुनौतियां सामने आई हैं बढ़ते हुए व्यापार को, जिसमें भारत का व्यापार भी लगातार बढ़ा है, ज़रूरी हो जाता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पर एक मत बनना चाहिए सभी बड़े देशों का खासकर, और भारत उसमें बिल्कुल लगातार कोशिश करता रहा है। 2015 से ही सागर का जो इनिशिएटिव हुआ था उसमें सिक्योरिटी को ग्रोथ के साथ जोड़ा गया था कि ग्रोथ के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है और सिक्योरिटी के लिए ग्रोथ ज़रूरी है। और पूरे क्षेत्र में भारत किस तरह से कुछ हद तक नेतृत्व देना चाहता है वो भी लगातार सामने आता है। भारत के रिश्ते मालदीव से देखें, सीशल से देखें, श्रीलंका से देखें, जितने भी पड़ोस में हमारे जो समुद्री टापू जो देश हैं हमारे पड़ोस में, उनके साथ तालमेल बनाकर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा किस तरह से हमने तैयार करनी है, वो लगातार भारत की कोशिश रहती है। और जाहिर है कि ईस्ट एशिया समिट में भी वो एक तरह से झलक आपको सामने नजर आएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो नजर आएगी। और हमारे संवाददाता
अजय जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाहौर से ही। अजय, जानना चाहेंगे आपसे आज, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट एशिया समिट जो है कौन कौन से प्रमुख बिंदु जो हैं उसमें रेखांकित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कई और अगर बिंदु की बात की जाए, जब हम बात कर रहे हैं भारत आसियान के रिश्तों को लेकर, और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो महत्वपूर्ण पहलू थे उनको रेखांकित किया गया था, और किस तरीके से अब माना जाए किस दिशा में जो एक भारत को साथ लेकर तमाम जो देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था भारत उतनी मजबूती के साथ आगे नहीं निकल पाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं केंद्र में नजर आता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मुकुल। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो प्रधानमंत्री की पूरी यात्रा है लाओ पीडीआर की, वो कैसे हमारी एक्सिस पॉलिसी के केंद्र में नजर आ रही है, क्योंकि आसियान की जो सेंट्रलिटी है उसको भारत ने और आसियान ने दोनों ने ही माना है कि ये भारत और आसियान के संबंधों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और जब पिछले 20 साल उसको देखें तो हम लोगों ने कोई भी समिट जो है वो उसको मिस नहीं किया है। लगातार 20 सालों से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसमें शामिल होते रहे हैं। कल आपने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखा है आसियान और भारत के बीच में, वो ये दिखाता है कि कैसे भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आसियान देख रहा है। भारत ने जो कमिटमेंट किया है $1 करोड़ का, चाहे वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या फिर डिजास्टर रेजिलियंस को प्रमोट करने के लिए, वो भारत की ओर से कमिटमेंट दिखाता है। ये सिग्नल है इस बात का उन देशों को जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास फाइनेंस है, लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं ग्लोबल साउथ के साथ में या डेवलपिंग नेशंस के साथ में। तो भले ही राशि छोटी दिख रही है आपको, लेकिन ये एक सिग्नल है उन विकसित देशों के लिए कि आपके पास जो संसाधन है तो आपको उनको मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भारत अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी जो क्षमताएं हैं उसका लोकतंत्रीकरण करने में विश्वास रखता है। ये एक नया मॉडल भारत ने दिया है, और यही वजह है कि आपने देखा आसियान क्षेत्र के साथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भारत की सक्सेस स्टोरी है उसको साझा करने पर सहमति बनी है। और आगे जाते हुए आप देखेंगे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो या फिर अलग अलग देशों के साथ में, आसियान देशों के साथ में हमारे जो पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना हो, वो सारी चीजें आपको होते हुए नजर आएंगी। जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ी है आर्यन जी, वो मुझे लगता है कि अगले 5 सालों के लिए 2026 से लेकर के 2030 तक जो एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है कल के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, वो भी एक भविष्य की दिशा। अजय, एक चीज और, क्योंकि हमें किस तरह से मजबूत भारत आसियान के संबंध की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी अजय, एक चीज और, क्योंकि आज ईस्ट एशिया समिट है, हम किस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को, और क्या बड़ा एजेंडे के तौर पर इस बार के ईस्ट एशिया समिट से कुछ निकलने की उम्मीद, या कहा जाए वहां पे आप हलचल महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ के स्थानीय समय में आधे घंटे 1 घंटे बाद जो ईस्ट एशिया समिट है उसका संबोधन जो है वो देखने को मिल सकता है। और यही माना जा रहा है कि जो भारत की इंडो पैसिफिक नीति है उसको मजबूती से रखने का प्रयास एक बार फिर से किया जाएगा। साउथ चाइना सी में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हमने कल भी आसियान के साथ संयुक्त वक्तव्य में प्रतिबद्धता जताई है कि जल्दी ही किसी अंतिम हल पर हम लोग को पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार फिर से इंडो पैसिफिक में और खासतौर पर साउथ चाइना सी में जो भारत की नीतियां हैं उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे। और म्यांमार का जो क्राइसिस है शायद उस पर भी चर्चा हो सकती है ईस्ट एशिया समिट के दौरान में। ये भी माना जा रहा है कि कुछ देश, मिसाल के तौर पर अमेरिका इस बात को उठा सकता है कि जो रशिया और यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है उस पर आसियान का क्या रुख है, वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। मिडिल ईस्ट में जो समस्याएं चल रही हैं उन पर भी बात हो सकती है। तो आज का जो एजेंडा है थोड़ा सा ग्लोबल हो चला है। कल हमने बिल्कुल बायलैटरल आसियान एज अ ग्रुप के साथ आसियान इंडिया समिट में अपने कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। आज हम वैश्विक मुद्दों पर भारत का रुख प्रधानमंत्री के जरिए देखते और समझते नजर आएंगे। मुझे लगता है कि साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक नेशंस और क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस जो कि सेंट्रल थीम है इस बार लाओ पीडीआर के इस समिट का, वो सारी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें सुनने को मिलती है। बिल्कुल अजय, आप रहिए हमारे साथ में। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर प्रभु दयाल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के समय म्यांमार के मसले पे चर्चा ना हो ऐसा अपेक्षित नहीं लगता है। आपको लगता है कि इस प्रकार के बैठकों के दौरान म्यांमार की चर्चा और इस पूरे रीजन में वहाँ से हो रही दिक्कतों को लेकर क्या एक व्यवहारिक समाधान की ओर या संवाद कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस दिशा में आपको क्या लगता है? देखिए, बायलैटरल मीटिंग्स में जरूर म्यांमार का जिक्र हुआ होगा,
लेकिन जो पूरी मल्टीलैटरल मीटिंग हो रही है उसमें पब्लिकली चर्चा करना शायद देशों ने उचित न समझा हो, माहौल अच्छा रखने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि म्यांमार का मसला जो है वो इतना गंभीर है, इसलिए जो बायलैटरल डिस्कशंस होंगे या हो रहे हैं या हो गए हैं, इनमें म्यांमार का जिक्र जरूर हुआ होगा और इस बात पे विचार किया गया होगा कि किस तरह से ये जो मसला है इसको आगे बढ़ने से रोका जाए और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। देखिए, अभी ब्रेक पे जाने के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने तो अपनी तरफ से ये बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी दर्शाने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से कि कैसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी जो आसियान कंट्रीज है इसको बहुत अहम समझते हैं। क्वाड जो है वो खुद ही एक ऐसा संगठन है जो इस बारे में कुछ संकेत देता है। लेकिन क्वाड में कहा गया कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब भी क्वाड की मीटिंग होती है चीन को बड़ी परेशानी होती है जी। वो इसलिए क्योंकि चीन समझता है कि क्वाड एक ऐसा संगठन है जो चीन के विस्तारवाद को रोक सके। चीन जो है उसकी पॉलिसी विस्तारवाद की है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म हो चाहे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा बायलैटरली भी हम इस पे बहुत जोर दे रहे हैं। हम एक जो पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं उसको हम डिफेंस डिप्लोमेसी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक तो इंडिया और आसियान कंट्रीज हैं, ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करते हैं साथ साथ। इसके अलावा हम भारत की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आसियान कंट्रीज हैं इनकी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के संबंध में वो किस तरह से बढ़ाई जाए। हमने कुछ कंट्रीज को तो फ्री गिफ्ट दिया है, जैसे वियतनाम को एक छोटा सा क्रूजर दिया है उनकी सिक्योरिटी के लिए, और सस्ते दामों पे, कम दामों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे अन्य जो आसियान कंट्रीज हैं इनको हम डिफेंस सप्लाईज दें ताकि इनकी जो क्षमता है डिफेंस के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और भारत ने हर तरह से ये दिखाने की कोशिश की है कि हम इस पे बहुत जोर देते हैं। देखिए, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरियाज पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड, इन सब में जो भारत जो है क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा, और उन्होंने कहा कि $30 मिलियन से ज्यादा तो भारत कंट्रीब्यूशन दे चुका है। तो इन क्षेत्रों पे जो हमारा जो जोर दिया जा रहा है हमारी तरफ से, वो ये दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि हमारा और आसियान कंट्रीज का जो कोऑपरेशन है वो एक न्यू एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। बिल्कुल प्रभु दयाल जी, क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी तमाम संभावनाएं हैं, तमाम अवसर हैं, और कैसे इसमें आपसी सामंजस्य जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। हमारे दोनों खास मेहमान, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा और एशिया शिखर सम्मेलन को लगातार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। क्या कुछ वो कह सकते हैं संभावित तौर पे, इस पर हम लगातार मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ लगातार लाओस से बने हुए। फिलहाल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपसे समझना चाहते हैं कि अब जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की इस वक्त बैठक होने जा रही है, क्या बड़े मसले और एजेंडा हो सकता है जिसपे ये 18 देश मिलकर चर्चा करते नजर आएंगे? मुझे लगता है कि कुछ तो अपेक्षित मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी।
आप यदि फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस की भाषण को पढ़ें, जो उन्होंने चीन आसियान के शिखर सम्मेलन में और फिर भारत आसियान के शिखर सम्मेलन में दिया, तो उनका जो लगातार करीब 2 साल से तनाव है चीन के साथ, उसको लेकर उन्होंने खुलकर बात की और मुझे उम्मीद है कि वो ईस्ट एशिया समिट में भी उनके भाषण में ज़रूर उसका जिक्र होगा। जी। उसके अलावा करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए कि आसियान ने एक 5 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया था कि म्यांमार में किस तरह से वापस लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा। तो जाहिर है कि ज़्यादातर देशों की अपेक्षा होगी इससे कि उस पर भी बात हो कि कहाँ तक वो बात पहुँची है, किस तरह से म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल किया जा सकता है। भारत ज़रूर आतंक को लेकर बात करेगा कि आतंकवाद का जो मसला है पूरे विश्व में, वो इस क्षेत्र में भी चिंता का विषय है, उस पर बातचीत होगी। उसके अलावा भारत और कई तरह की बात कर सकता है, जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर महामारियों की चिंता है कि बार बार हो सकता है ये हम चुनौती सामने आए। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत जिक्र कर सकता है, तकनीक के हस्तांतरण को लेकर बात हो सकती है, और तो किस तरह से राष्ट्रों का जो संबंध है उसको राज्यों से परे ले जाकर लोगों के संबंध में, पीपल टू पीपल की जो रिलेशनशिप्स है उस तक पहुंचाया जाए, उस पर भी बातचीत हो सकती है। तो ये कई तरह के मुद्दे हैं, मुझे लगता है, जो अलग अलग भाषणों में आपको वहाँ आज नजर आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में भी आपको नजर आएंगे। पर किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या एक दस्तावेज जारी होगा सब सर्वसम्मति से इसके बाद, उसकी भी उम्मीद रहेगी आज शाम तक। जी बिल्कुल, उम्मीद हम यही कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद अलग अलग जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस शिखर सम्मेलन के हमारे सामने भी आएंगे। अजय, आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस दौरान जो निकलकर सामने आएंगे, उसमें खासतौर से देखा जाए, क्योंकि जब जैसा आपने कहा कि भारत जो है एक नीति एक हम मान सकते हैं जो कि मानवता के कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण की है, और उसी लिहाज से जब हम DPI की बात करते हैं या उससे संबंधित जो तमाम सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, क्या उनको भी एक बार फिर से यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट के मंच से माना जाए कि एक बार फिर से विश्व कल्याण के लिए उठाया जा सकता है? मुकुल, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है जब भी कोई विपदा विश्व के किसी भी कोने में आती है। ये एक भारत की विदेश नीति की नई छवि पूरी दुनिया के सामने रखी गई है और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को लोग एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे आसियान क्षेत्र के लिए कि भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप से देखना। भले ही लोग खुलकर के चीन के खिलाफ न बोल पाए, लेकिन भारत जो लगातार अलग अलग मंचों पर, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के भी मंच पर भारत ने फ्री, ओपन, रूल बेस्ड और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात की है। पूरी दुनिया की इंडो पैसिफिक नीति इस वक्त इमर्ज हो रही है, उभर रही है, नए नए उसमें आयाम जोड़े जा रहे हैं। अभी तक एक अंतिम इंडो पैसिफिक की नीति क्या हो पूरी दुनिया की, इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। तो एक कदम शायद हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारत ने हमेशा से ये कहा है कि हम शांतिप्रिय तरीके से सभी जो डिस्प्यूट्स हैं चाइना के, चाहे आसियान रीजन में अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों के साथ हों, बायलैटरली या फिर पूरे क्षेत्र में, उसको हम एक दूसरे के देश की संप्रभुता और उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उनका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए और बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। एक तरफ जहां शांतिपूर्ण वार्ता पर भारत लगातार फोकस कर रहा है, वहीं आपने DPI का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि RBI जो आसियान का प्रोजेक्ट नेक्सस है उसको ऑफिशियली ज्वाइन कर चुका है। आपको पता है कि सिंगापुर के साथ हम लोग केनाव के साथ UPI का इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अलग अलग देशों के जो नेशनल पेमेंट एजेंसीज हैं अब वो UPI के साथ मिलकर के बात करेंगी और फिजिबिलिटी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की निकालने की कोशिश करेंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ट्रेड रिलेशन है आसियान देशों के, उसको तो हम इम्प्रूव करना ही चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे जो मेहमान है वो भी कह रहे थे कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो ईस्ट एशिया समिट की जो अभी भारत में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी ईस्ट एशिया देशों की, उसमें भी इस बात पर फोकस किया गया था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में सभी का सहयोग और भी बेहतर किया जाए। उस पर भी शायद कुछ बात हो सकती है। नॉन टैरिफ मेजर्स को लेकर के कुछ भारत अपनी आवाजें उठा सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स को लेकर के, कैपिटल और गुड्स को लेकर के जो भारत फेस करता आया है उसको और भी ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन इंडिया और आसियान पहले ही ये कह चुके हैं कि इंडो पैसिफिक में वो एक पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं।
एशिया की चाहे आसियान रीजन की चाहे आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक हो या फिर इंडिया की इंडो पैसिफिक जो क्वेश्चन इनिशिएटिव है, इन दोनों के बीच में सहयोग पर जो दोनों पक्ष है वो अपने राय जाहिर कर चुके हैं और पब्लिक हो चुका है। और आगे जाते हुए आप देखेंगे कि भारत की कोशिश रहेगी कि जो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स है या फिर जो फिनटेक इनोवेशन है जिसका कल जिक्र किया गया, उसका फायदा दूसरे देशों को मिल पाए। जहां तक ईस्ट एशिया समिट की बात है, मुझे लगता है कि फ्री रूल बेस्ड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से सामने आएगा। और भारत हमेशा से रेजिलियंट सप्लाई चेन जिस पर बात करता रहा है और लगातार डिजास्टर रेजिलियंस के तौर पर लोगों के लिए मानवीय सहायता के लिए आगे आता रहा है, उसमें भी ऐसी ही उम्मीद भारत करेगा कि वो फिर से इसी नीति को जारी रखेगा। और मुझे लगता है कि ये नया संदेश या बड़ा संदेश इस एशिया समिट से भी प्रधानमंत्री जरूर दुनिया को देते हैं। बिल्कुल, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तरीके से भारत की मौजूदगी बीते कुछ वर्षों में लगातार वैश्विक मंच पे रही और यही बात है कि जिसका जिक्र अजय आप कर रहे हैं कि एक तरफ विस्तारवादी सोच को दुनिया नकार रही है तो विश्वासवादी सोच जिसके साथ भारत खड़ा हुआ है उसको दुनिया स्वीकारती नजर आ रही है। तो ये अपने आप में बदलते जियोग्राफिकल पूरा एक जो डायमेंशंस है, भू राजनीति है, उसके लिहाज से एक बहुत अहम पहलू है। मिस्टर प्रभुदयाल जी, आपसे समझना चाहते हैं एक विषय पे, खासतौर से रियल वर्ल्ड से हटके अब साइबर वर्ल्ड में एक बहुत प्रकार के क्राइसिस लगातार हम देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, वहाँ पर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। और भारत में होने वाले जो साइबर अपराधों का एक बड़ा जो स्थिति है उसके लिए कई बार जो विदेशी सरजमी कई बार इस्तेमाल की जाती है, उसमें से दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के ज़मीन से इस प्रकार के अपराधों की होना, ये खबरें आती रहती हैं। आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए जो एक सहयोग को एक आधार दिया गया है उसको विस्तार देने के लिए मौजूदा मंच कितना मददगार होगा जब हम सेफ सुरक्षित साइबर वर्ल्ड की बात कर रहे होंगे? तो जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण पे बड़ा जोर दिया कि भारत और आसियान देशों के बीच में साइबर पॉलिसी डायलॉग बहुत जरूरी है डिजिटल और साइबर रेजिलियंस के लिए। बहुत से ऐसे जो क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, इनका भी बड़ा में जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन आसियान की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जिक्र हुआ है कि वहां से ये साइबर क्राइम्स इनिशिएट होते हैं। तो जब तक हमारा और आसियान देशों का एक तरह का साइबर पॉलिसी डायलॉग नहीं जारी होगा और नहीं ठीक से स्थापित होगा तो इन साइबर क्राइम्स को रोकना मुश्किल है। लेकिन इस डायलॉग के जरिए हम कोशिश कर सकते हैं कि साइबर क्राइम्स पे रुकावट लगाई जाए। देखिए, इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो इस साल की ये जो समिट है इसमें कनेक्टिविटी पे बहुत जोर दिया गया है। इसका थीम ही है कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म कहा है और अपने भाषण में ये भी बताया कि देखिए भारत ने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब 7 आसियान कंट्रीज के साथ भारत की डायरेक्ट फ्लाइट्स और इसके अलावा ब्रुनेई के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तिमोर लेस्टे में कैसे हमने एक नई एम्बेसी खोल दी है। तो इन सब से हमारी कोशिश है कि ये ऑल राउंड रिलेशनशिप डेवलप हो, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बढ़े और जब ये ऑल राउंड रिलेशनशिप बढ़ती है तो ट्रस्ट बढ़ता है और ट्रस्ट बढ़ता है तो साइबर क्राइम जैसे प्रॉब्लम्स हैं इन पे रोक लगाया जा सकता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा जोर दिया कि एक साइबर डायलॉग की जरूरत है, साथ ही साथ पूरे रिलेशनशिप को एक और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बढ़ाने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, तो और किस तरीके से देखिए बेहतर हम कर सकते हैं। और खासतौर से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपसे मैं समझना चाहूँगा क्योंकि जो चीन की एक विस्तारवादी सोच रही है, जो जिस तरह की विचारधारा रही है, अब थोड़ा सा उसको लेकर जो बातें हैं ज़रूर कही जाने लगी, लेकिन पहले वो तमाम इस तरह की बातें भी निकल कर नहीं आती थी। लेकिन क्या अब भारत जो है एक इतना सशक्त अब हम देखते हैं कि एक बेहतर विकल्प के रूप में पूरे विश्व के सामने है, क्योंकि जो पूरा विश्व है वो एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहा था और तमाम जो चुनौतियाँ थीं, फिर चाहे भू राजनीतिक हों या दूसरी चुनौतियाँ जो हैं, उनके समाधान के तौर पर अब भारत को देखा जा रहा है। मुकुल, काफ़ी देश और काफ़ी विशेषज्ञ भी इस सीमित नज़रिए से भारत के उदय को देखना चाहते हैं कि क्या भारत चीन का विकल्प हो सकता है। बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका के हों या कुछ यूरोपीय देशों के हों, वो कई बार ये कह भी चुके हैं इस तरह की बात, पर भारत ने इसको हमेशा से नकारा है कि भारत किसी का विकल्प नहीं बनना चाहता। भारत अपने आप में
जो बड़ा देश है, आज सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सबसे तेज़ी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, परमाणु अस्त्रों की ताकत है, सबसे बड़ी सेना है, अलग अलग तरह से हमारा जो मिडिल क्लास है, भारतीय लोगों का जो एक तरह से छवि है अलग अलग पूरे विश्व में, जो डायस्पोरा भारत का है, तो भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है। उसका ना तो किसी को पिछलग्गू बनने की ज़रूरत है और ना ही किसी का विकल्प बनने की ज़रूरत है। भारत की अपनी जो सोच है, वो उसकी जो स्वीकार्यता है, जो स्वागत है विश्व में, वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है। और उसके पीछे जाहिर है कि सबसे पहले तो भारत के आर्थिक उत्थान या आर्थिक उदय की खास योगदान है उसका जी। पर उसके साथ साथ भारत का जो इतिहास है, दर्शन है, जो सोच है, जो तरीका है, हमारा संस्कृति है, उसको भी हम सामने लाते जा रहे हैं। और उस जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, जो आर्थिक व्यवस्था की वजह से आगे बढ़ती है, उसके साथ साथ सामाजिक और जो राजनीतिक साझेदारी है वो भी लगातार बढ़ाने की कोशिश है और बढ़ती हुई नजर आती है। और उसमें जोड़ने आप प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तिगत तरीका है विश्व के नेताओं से जुड़ने का, जी। अभी जैसे आपने देखा कि कल ही लाओस में वियनशियन के शहर में न केवल भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ और द्विपक्षीय अलग अलग कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई। और उसमें मुझे लगता है कि सबसे अहम जो बातचीत हुई है वो जापान के नए प्रधानमंत्री जो क्वाड का जापान हिस्सा है और आज वहाँ नए प्रधानमंत्री वहाँ शामिल हुए हैं, उनसे जो व्यक्तिगत तौर पर उनका तालमेल है अलग अलग नेताओं से, वो भी अपने आप में बहुत सक्षम बनाता है कि भारत जो योगदान देना चाहता है, न केवल अपने उदय के लिए, उत्थान के लिए, अपने लोगों के विकास और संतुलन और समृद्धि के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र में और विश्व में भी जो योगदान देना चाहता है। तो उस तरह से मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी का पिछलग्गू या विकल्प बनने की जरूरत है। भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है आज और बहुत बड़ी सभ्यता है। और बिल्कुल उसी वजह से विकास भी, विरासत भी जो है वो लगातार हम देखते हैं किस तरीके से उसका प्रदर्शन किया जाता है। अजय, यहाँ क्योंकि जब हम अभी जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा कि जो द्विपक्षीय बैठक हुई है ये अपने आप में काफ़ी अहम है, और जब आर्थिक लिहाज से अगर हम देखें कितनी अहम हो जाती हैं, ना सिर्फ जो अलग देशों के साथ भारत का जो व्यापार रहा है, निर्यात की हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर हब के लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। अगर उस मोर्चे पर देखा जाए कितनी अहम ये तमाम बैठकें? देखिए मुकुल, ये जो द्विपक्षीय बैठकें हैं आसियान के इतर, वो भारत की जो IPEF यानी जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इस पर जो भारत एक सदस्य के तौर पर काम कर रहा है। आपने देखा कि सप्लाई चेन एग्रीमेंट है, फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट है, क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट है, उसमें कई सारे जो ईस्ट एशिया समिट के देश हैं जो इस वक्त भी नेगोशिएशंस में हिस्सा ले रहे हैं ईस्ट एशिया समिट के दौरान, उसमें कई सारे देश IPEF का भी हिस्सा हैं। और इसलिए भारत चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि IPEF के इस फोरम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व खुद अमेरिका कर रहा है। तो आगे जाते हुए ये जो नेगोशिएशंस हैं हमारे जो द्विपक्षीय, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ हो, कल जापान के साथ हुए, ये IPEF के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल न्यूजीलैंड की हम बात करें तो जो FTA नेगोशिएशंस शुरू हुए थे 2010 में, फरवरी 2015 में उन पे आखिरी बार बात हो पाई थी। तो इतना हम इतनी फोकस के साथ शायद न्यूजीलैंड को नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हमने रिसेंटली 2024 में इस ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के लेवल पर हम दोनों देशों के रिश्तों को लेकर के गए हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, फार्मा है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इससे दोनों देश और ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे। इंडो पैसिफिक की मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें लगातार भारत, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। इमर्जिंग जो क्लीन टेक कंपनीज हैं, खासतौर पर स्टार्टअप कंपनीज हैं, कैसे कोलैबोरेट करें, इस पर लगातार भारत बात करता आया है। तो आपने देखा पिछले 10 साल में जो भारत की विदेश नीति है वो ये रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल लेवल पर जिन प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं उनको कैसे वर्ल्ड लीडर्स को या बड़े देशों को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। वो लाइफ मिशन हो, हमारा जो सोलर अलायंस है इसकी बात हो, या फिर हमारी जो सेमीकंडक्टर की पॉलिसी है, या फिर एक रेजिलिएंट इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं, सप्लाई चेन को लेकर के जो हमारी नेशनल पॉलिसीज हैं, उसको कैसे हम ग्लोबल इंटीग्रेशन देते हैं, इस पर लगातार फोकस रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की जो क्लीन टेक टॉप क्लास कंपनीज हैं वो हमारे देश में आकर के सहयोग अकेले काम करें। इसी तरह से जापान में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नए प्रीमियर के साथ उस सहयोग को और भी आगे बढ़ाया जाए और एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में
बहुत सारे लोग हमें पहले से ही देखते हैं और हम चाहेंगे कि बायलैटरली इन मुद्दों को रखा जाए। तो एक तरफ जहां हम वैश्विक गंभीर मुद्दों को मल्टीलैटरल फोरम से जाकर के भारत अपने नेशनल पोजीशन को बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, साफगोई के साथ रखना पसंद करता है। विदेश नीति का ये भी हिस्सा है कि बायलैटरली हम जिन देशों पर फोकस नहीं करते थे उन देशों पर बिल्कुल गहराई के साथ जाकर के फोकस करें, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्टर्स में नेगोशिएट करने का कोशिश करें। और जो बायलैटरल हो रहे हैं प्रधानमंत्री, उसको इसी दिशा में देखा जाना चाहिए और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जितनी बार वो वर्ल्ड लीडर के साथ मिलते हैं उतनी बार दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा सहज हो जाते हैं और ज्यादा सरल हो जाते हैं। तो डाउन द लाइन मैसेजिंग जो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप भारत के साथ एक मजबूत सहयोगी के रूप में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, एक मजबूत सहयोगी के तौर पे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और ये सिलसिला हम लगातार लाओस की यात्रा के दरमियान भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देख रहे हैं। चाहे वो बायलैटरल बैठकों का दौर हो या फिर मल्टी फोरम पे बात हो, भारत लगातार मुखरता से अपनी बात रखता है। राष्ट्रीय हित के साथ में वैश्विक भलाई के मसले पर भी अपनी बात साफगोई से रखता है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए, हमारे सहयोगी संवाददाता भी लाओस से हमारे साथ बने हुए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। एडवर्टाइजमेंट का भी तरीका बदल गया। लोहा बेचने की वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा के दरमियान। हमने देखा कल प्रधानमंत्री ने आसियान इंडिया समिट में बैठक में भाग लिया, तो आज ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत होने जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। उस मंच से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उस पर भी हमारी नज़र होगी। हम खास मेहमानों से इस पूरी यात्रा को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता भी लाओस से हमारे साथ में मौजूद है। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, आपसे समझना चाहते हैं कि इस बार की जो थीम है आसियान समिट की ओवरऑल, उसमें कनेक्टिविटी रेजिलेंस को लेकर सीधे तौर पे बात की गई है। आपको लगता है कि कनेक्टिविटी, आपने भी जिक्र किया था अभी डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर, लेकिन अगर भारत के जुड़ाव को देखा जाए तो ज़मीन हो या समुद्र हो, एक तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया तक हमारा जो विस्तार है, हमारे पड़ोसी देशों तक है, उससे हम एक जुड़ाव रखते हैं। कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे हम बीते समय में बात करते रहे हैं, कई पे काफ़ी आगे भी बढ़े। आपको लगता है कि कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भारत की जो सोच है, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, इन तीनों मोर्चों पर किस तरीके से आप देखते हैं भारत की सोच और मौजूदा कनेक्टिविटी की थीम को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमने कनेक्टिविटी पे जोर दिया है, ये हमारे ओवरऑल अप्रोच आसियान के संदर्भ में ये बात की गई है। अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बड़े सही बात कह रहे थे कि पॉलिसी बनती है, फिर ये विचार किया जाता है किस तरह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो देखिए, भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे जोर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पावर में आए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इजाद किया। उसके पहले लुक ईस्ट होती थी, लेकिन एक्ट ईस्ट दर्शाता है कि हम कार्य करने पे ज्यादा जोर दें। इसके बाद जो, क्योंकि आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया 2019 में। और इसके बाद क्योंकि ये इंडो पैसिफिक पे जोर है आसियान के संदर्भ में भी, तो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस लॉन्च। तो ये मैरीटाइम लॉन्च एक्सरसाइजेस भी एक तरह से जो डिफेंस के एरिया में कनेक्टिविटी है, इसको दर्शाती है। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कनेक्टिविटी होती है। लेकिन एक बहुत
इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी होती है डिफेंस के क्षेत्र। तो जो हमने ये पॉलिसी अब अपनाई धीरे धीरे करके, ये ऑल राउंड कनेक्टिविटी की तरफ हमको ले जा रही है कि जो आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ हमारे भारत की जो कनेक्टिविटी वो सब क्षेत्रों में, ये नहीं कि एक क्षेत्र में हो दूसरे क्षेत्र में ना, ऑल राउंड कनेक्टिविटी। और मेरे विचार में जो कल प्रधानमंत्री जी ने बातें कही उससे हमारी पॉलिसी साफ स्पष्ट। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर जो स्पष्टता है वो नज़र आती है। और खासतौर से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ना सिर्फ रक्षा की तो भी हम यहाँ बात ही कर रहे थे, रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरह का जो फोकस है वो नज़र आता है कैसे उसको और मजबूत हम बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जब स्पेस को भी अगर इसमें इंक्लूड अगर हम करते हैं, अंतरिक्ष को भी अगर देखा जाए, इस क्षेत्र में भी भारत एक उभरती हुई प्रतिभा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ आज के समय में अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं उनका तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये रक्षा और उसके साथ साथ जब अंतरिक्ष क्षेत्र की अगर बात कही जा रही है उसमें किस तरीके से आप देखते हैं भारत की भूमिका को? मुकुल, रक्षा क्षेत्र में 90 के दशक से एक सोच बदली थी कि भारत जो है वो हथियारों का नहीं तो कम से कम रक्षा उपकरणों का निर्यात करेगा, ताकि जो हमारा रक्षा का पूरा मंत्रालय है वो थोड़ा सा ऑटोनोमस अपने रिसोर्स भी साथ साथ डेवलप कर सके। जी। पर पिछले करीब 4 या 5 सालों से बहुत जोर दिया गया इस बात पर कि सबसे पहले तो एक सूची बनाई जाए कि ये उपकरण भारत में ही उत्पादन होना चाहिए उनका, और करीब सूची में आज 800 इस तरह के उपकरण शामिल हैं जिनका निर्यात नहीं होगा, भारत में ही उत्पादन होगा। उसके चलते भारत का जो रक्षा उपकरणों को लेकर निर्यात है वो भी लगातार बढ़ा है, और बिल्कुल उसके एक तरह से टारगेट्स भी रखे गए हैं। पिछले साल शायद $1.5 अरब का एक टारगेट भी रखा गया था। तो उससे जाहिर है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी लगातार उस तरह के जो निर्यात का जो बढ़ावा है वो मिला है। उसमें ख़ासकर आप देखें कि फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया देने की, जी, और उसके अलावा बातचीत हो रही है वियतनाम के साथ। तो ये लगातार रक्षा उपकरणों का जो निर्यात भारत का है वो दक्षिण पूर्व एशिया को भी इसके साथ जोड़ता है। और उसके साथ साथ आपने बात की आउटर स्पेस में, उसमें भी भारत एक उदाहरण बन चुका है कि किस तरह से कितने सस्ते बजट में, कितने छोटे या कम बजट में भारत कई तरह के जो एक्सपेरिमेंट है वो करता है आउटर स्पेस में। और इसके चलते आज भारत एक तरह से प्रतिस्पर्धा में है कि किस तरह से वो दूसरे देशों के, हाल ही में आसियान देशों के सैटेलाइट भी हमने लॉन्च किए हैं, जी, तो किस तरह से भारत लॉन्च कर सकता है सैटेलाइट्स दूसरे देशों के लिए, अपने के लिए तो करता ही करता है। तो चाहे वो मोटे तौर पे देखें कि जैसे मैंने कहा कि जो बड़ी जनसंख्या विश्व की है आज, वो भूमि से आगे बढ़कर आज सागर में, उससे बढ़कर वर्चुअल स्पेस में, साइबर स्पेस में कार्यरत होती नजर आती है। तो जाहिर है कि भारत की साझेदारी और नेतृत्व भी ठीक उसी तरह से भूमि के मुद्दों से तो जुड़ा रहेगा, पर सागर के मुद्दों से, वर्चुअल स्पेस के मुद्दों से, साइबर स्पेस के मुद्दों से भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, और नजर आता हुआ देखते हैं हम। तो इन सब क्षेत्रों में भी लगातार भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ हिंद प्रशांत के क्षेत्रों में भी जुड़ता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है इन मुद्दों पर भी आज ईस्ट एशिया समिट शिखर सम्मेलन में बातचीत होगी। अजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें। जी आनंद जी, मैं अपने दोनों ही मेहमानों से ये समझना चाहता हूँ कि जो आसियान है, अगर हम उसको भारत के नजरिए से हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, उसमें चाइना ये चाहता है कि आसियान बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड ले, अमेरिका ये चाहता है कि भाई चाइना के एग्रेशन को कम करने के लिए हम आसियान को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। तो ये जो दो वर्ल्ड पावर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, आसियान के लिए दोनों ही ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत थोड़ा सा नीचे आता है। ऐसे में ये चाइना और यूएस के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, उसमें आसियान की क्या भूमिका हो सकती है, अगर दोनों मेहमान इस पर प्रकाश डाल पाए भारत के नजरिए से, और कैसे वो हमें प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आ सकता है। मिस्टर प्रभुदयाल जी, पहले आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो।
जी मैं ठीक से सुन नहीं पाया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस था वॉइस। मैं सवाल में दोहरा देता हूं। अजय ने सवाल ये किया है कि अमेरिका और चीन की आपसी टकराव के बीच में दोनों ही देश ये चाहते हैं कि आसियान इस उनके हित के हिसाब से एक्ट करे। भारत के नजरिए से इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बीच में या पूरी स्थिति के बीच में किस नजरिए से स्थिति को देखा जा सकता है और किस प्रकार का हम अपेक्षा कर सकते हैं, ये एक जिस्ट है उस सवाल का जो अजय ने पूछा मेरे सहयोगी ने। देखिए भारत तो बार बार ये कहता आ रहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। कहीं पर भी हम नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट हो, तनाव बढ़े, टेंशन बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि सब देश कोऑपरेशन का रास्ता अपनाएं। अब हमने कोर्ट में भी जो जोर दिया है वो इस पे कि हम ये इसे किसी देश के विरुद्ध नहीं मानते कोर्ट को, ये कोऑपरेशन बढ़ाने का हम जरिया समझते हैं। और इसीलिए जिन क्षेत्रों पे भी रिसेंट कोर्ट समिट पे भी जोर दिया हमने, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट पे या और भी जो एरियाज हैं, किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साइबर एरिया में कोऑपरेशन के लिए, ये सब ऐसे एरियाज हैं जिनसे सब देशों का फायदा होगा और नुकसान नहीं होगा जो लड़ाई से होता है। तो चीन और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं वो तो कई अन्य वजहों से बढ़ रहे हैं। तो देखिए ताइवान को लेके, फिर उनके जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, एक दूसरे पे वो बहुत सस्पिशियस तरीके से देखते हैं। तो हम उस टेंशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम हमेशा से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि अच्छे रिश्ते हमारे सब देशों के साथ कायम हों। अब देखिए चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सिर्फ इस वजह से तनाव से भरे हुए हैं आज, क्योंकि चीन जो है बॉर्डर पे आक्रमण की तरह से एक आक्रामक नजरिया उसने अपनाया हुआ है। हमारे आर्मी चीफ ने भी रिसेंटली कहा कि सिचुएशन एट बॉर्डर इज स्टेबल बट नॉट पीसफुल, मतलब नॉट, इट इज स्टिल सेंसिटिव। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि वो चीन जो है अपने जहां से उसने आगे बढ़ गया था वो अभी पूरी तरह से वापस नहीं जा रहा है। तो हमारे बॉर्डर पे टेंशन जो है उनकी वजह से हमारे रिलेशन चाइना के साथ है थोड़ा सा टेंशन रिडन है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये टेंशन के सोर्सेस हटे और चीन के साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़े, अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़े। तो हम तो कभी भी लड़ाई का जरिया, लड़ाई का जो रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ कोऑपरेशन का जो रास्ता है वो अपनाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। हम मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार जैसा है और परिवार में जैसे भाईचारा होना चाहिए, मिलकर रहने के एक नीति होनी चाहिए, उसी पर हम जोर देते हैं। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप अजय के सवाल पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिल्कुल अरेंद्र जी, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ टकराव है अमेरिका का और चीन का, क्योंकि अमेरिका आज देखें करीब 26 या 27 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, चीन लगभग 20 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंचने वाला है। तो उनका प्रभाव पूरे विश्व में एक तरह से नज़र आता है और टकराव भी अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में नज़र आता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ख़ास कर आता है क्योंकि वो चीन का इमीडिएट पड़ोस का एक क्षेत्र है। और यहाँ तक आसियान का प्रश्न है, आसियान 60 के दशक में अमेरिका ने एक तरह से उसको वो सहायता दी थी बनने में। वो जो बढ़ते हुए कम्युनिज्म को रोकने की एक कोशिश थी अमेरिका की, उस वक्त उसके नज़रिए से आसियान का गठन किया गया था। क्योंकि जिसको हम हार्ड बैलेंसिंग कहते हैं, उसके लिए सीटो और सेंटो, जैसे नेटो बनाया था यूरोप के लिए, सीटो और सेंटो इस क्षेत्र के लिए बनाए गए थे, पर वो सीटो और सेंटो जो अलायंस थे वो कार्य सफल नहीं हुए एक तरह से। तो आसियान लगातार बना रहा और आसियान का सॉफ्ट बैलेंसिंग लगातार चलता रहा। केवल 90 के दशक में बदलाव आता है। 1997 में जब एक ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं, उस वक्त तक चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है और वो सबसे पहले जाकर दक्षिण पूर्वी एशिया की सहायता करता है और दक्षिण पूर्वी के देश हैं उनका रवैया चीन से बदल जाता है। तो इसी के चलते कई देशों को, दक्षिण पूर्वी के कई देशों को परेशानी है चीन के जो बढ़ता हुआ प्रभाव है दक्षिण चीन सागर में। पर आसियान एकजुट होकर आज तक खड़ा नहीं हो पाया चीन के सामने कि इस बात को वो साझा रखे कि किस तरह से उसको रोक लगानी होगी। भारत का जो रवैया इसमें है वो साफ है कि भारत
ना तो अमेरिका के साथ जुड़ना चाहता है इस मुद्दे पर और ना चीन के साथ जुड़ना चाहता है। जी। भारत लगातार ये कहता है कि आज हमारी पॉलिसी जो है वो मल्टी अलाइनमेंट की है। हम सभी देशों से जुड़ना चाहते हैं। अमेरिका कई बार कह चुका है कि क्या वो भारत चीन के मसलों में मध्यस्थता कर सकता है। भारत ने कहा नहीं चाहिए, हम चीन की चुनौतियों को खुद झेल लेंगे, खुद उसको सुलझा लेंगे। तो भारत के रिश्ते चीन से जो है वो अमेरिका के प्रभाव से नहीं होने चाहिए। भारत के रिश्ते जो अमेरिका से हैं वो चीन के प्रभाव से नहीं होने चाहिए। अपने प्रभाव से अपने राष्ट्र हित को आगे लेकर भारत चलता है और उसी नजरिए से पूरे क्षेत्र में शांति, संतुलन और समृद्धि बनाने की कोशिश में लगा रहता है। जी। तो भारत क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला बड़ा देश है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरफ एक रुझान अपना बनाने की सोचता भी है। जो बात आप सब कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के समय भी भारत ने एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के साथ में दिखा दिया है कि वो किसी के साथ नहीं, लेकिन जो पक्षकार है वो शांति का है, वैश्विक व्यवस्थाओं को सही तरीके से आगे बढ़ाने का पक्षकार के तौर पे है। और शायद इसीलिए जो बात अजय ने कही थी वो एक बड़ा पिक्चर में देखा जाए तो बदलती भू राजनीति के बीच में भारत कैसे इस पूरी शेप ले रही दुनिया में अपनी मौजूदगी को बहुत बेहतरी से दिखा रहा है, वो बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है, वो सार तरीके से निकलता नजर आ रहा है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये विश्लेषण हमारा लगातार जारी रहेगा।